हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 9 को। इससे पहले मैं 8 प्रैक्टिस सेट्स करवा चुकी हूं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। तो करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज पास्चुराइजेशन? देखो, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क। देखो, पास्चुराइजेशन ये होता क्या है? तो देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो दूध होता है ना, मिल्क, उसको कीटाणुओं से मुक्त किया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा मैं बताऊं ना, पास्चुराइजेशन तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना दूध के जो भी जितने भी जर्म्स है उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? देखो, दूध को ना हल्की गर्मी दी जाती है, मतलब उसको हल्का हीट दिया जाता है। हीट देने का रीजन ये है कि जो दूध है इससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें कि हम दूध को हल्की हल्की हीट दे रहे हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पॉस्चुरीकरण और इंग्लिश में कहते हैं पॉस्चराइजेशन। ठीक है, अब देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, क्योंकि इसका मतलब ही होता है दूध को कीटाणुओं से मुक्त बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन वन वन करेक्ट हो जाएगा। अब एडिशनल में आप ये याद रखेंगे, ये जो प्रोसेस है ना, इसका जो आविष्कार है ये क्या था? लुई पाश्चर ने। ठीक है, लुई पाश्चर, और इनके नाम पर ही ये वर्ड आया, पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे। अच्छा, आपने एक ना मिल्क देखा होगा, दिल्ली मिल्क स्कीम ऐसे करके, डीएमएस का जो दूध है ये सिर्फ दिल्ली में ही मिलता है। तो आपने यहाँ पे जरा ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, पैस्चुराइज्ड टोन्ड मिल्क। ठीक है, तो पॉस्चराइज्ड का मतलब क्या होता है कि इस दूध को हल्का हीट दिया गया है ताकि इसके जो जर्म्स है वो मर जाए। ठीक है, और इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड। देखो, जो बुद्धिस्ट जो संघ थे ना, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे, तो संघ के कुछ नियम थे, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए। हालांकि पहले तो वहां पे सिर्फ मेल्स थे, मोंग थे, बट वहां पे बाद में फीमेल मोंग भी आ गई थी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो रूल्स वगैरह बने हुए हैं, ये किस बुक में लिखा गया है? तो देखो, ऑप्शन में हमारे पास अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और मिलिंद पन्हा। तो देखो, हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा विनय पिटक। अब देखो, पिटक ये जो वर्ड है ना, पिटक, इस वर्ड का मतलब होता है टोकरी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी टोकरी की बात कर रही हूँ। बेसिकली देखा जाए ना, तो 3 बुक है जिनका नाम है अभिधम्म पिटक, सुक्त पिटक, और ये है, ये गलत लिखा है, सुत पिटक है ये। ठीक है, और ये है विनय पिटक। तो इस तीनों में ही ना भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित चीजें लिखी हुई है। पर इसमें जो विनय पिटक है ना, इसमें जो संघ के नियम है वो लिखे हुए हैं, डेली का वहाँ पे क्या रूटीन होना चाहिए, जो मोंक है वो क्या काम करेंगे, जो वहाँ की फीमेल्स है वो क्या काम करेंगी, मतलब जो डेली का एक शेड्यूल है वहाँ का वहाँ का, सॉरी, वहाँ का जो डिसिप्लिन है, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा विनय पिटक ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो ये कि संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी कौन थी ये? तो ये गौतम बुद्ध की माँ थी। ठीक है, नाम भी मिलता जुलता है ना, गौतम गौतमी। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध की माँ थी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, संघ में शामिल होने वाली पहली महिला यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। देखो, हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर, शॉर्ट में कहूँ तो SRMS। ठीक है, क्या है ये SRMS? SRMS ये है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिहेबिलिटेशन मैनुअल स्केवेंजर। ये जो स्कीम है ना, इसको कब लाया गया था? अच्छा, स्केवेंजर समझते हैं? मैला उठाने वाले, कूड़े कचरे में से सामान वगैरह जो ढूंढते हैं, अपना जो दैनिक जीवन गुजारा वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को स्केवेंजर कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो स्कीम है ना, SRMS स्कीम, इसको कब लाया गया था? तो इसको लाया गया था 2007 में। ठीक है, तो दो ही चीज याद रखेंगे,
कि जो मेला वगैरह उठाते हैं उनके लिए, और इसको इस स्कीम को लाया गया है 2007 में, और SRMS की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 88.07 मीटर जेवलिन थ्रो इन द इंडियन ग्रैंड पिक्स हेल्ड इन मार्च 2021 एट पटियाला। देखो बात हो रही है पटियाला में मार्च 2021 में जो इंडियन ग्रैंड पिक्स हुआ था ना, उसमें जेवलिन थ्रो में 88.07 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है, किसके द्वारा? तो देखो सबको पता होगा, ये जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया, ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कई बार जो भी प्लेयर्स है उनकी उनका प्लेस भी पूछ लिया जाता है। पानीपत यहाँ लिख दो, हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको गोल्डन सॉरी, इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गोल्डन बॉय। अच्छा, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात यहाँ पे हो रही है देवनागरी लिपि में हिंदी जो होगी ना वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो देखो ये हमारा आर्टिकल है 343 आर्टिकल 343 कहता है कि जो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी ना वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब देखो याद रखेंगे, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, और हर साल ना 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कोपेनहेगन किसकी कहाँ की कैपिटल है ये? तो ये है डेनमार्क की कैपिटल। ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज जाकिर हुसैन एसोसिएटेड। जाकिर हुसैन कौन से फील्ड से संबंधित है? देखो ऑप्शन में हमें कितना सारा दिख रहा है, पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, स्कल्पचर। तो देखो जो जाकिर हुसैन है, इमेज देख के पता चल रहा है ना तबला बजा रहे हैं, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनके पिताजी जो है ना अल्लाह रखा और ये जाकिर हुसैन, ये दोनों ही तबला बजाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश इंडिया। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। यहाँ देखो दिख रहा है ना, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनकी ना एक बुक याद रखेंगे, वो बुक है इनकी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी वॉज अ बिजनेसमैन, याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन थे, और ये सेटल हो गए थे जाके लंदन में, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बिकम अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही वॉज इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन 1892। देखो बात हो, देखो यहाँ पे 1892 में ना हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने पर ना वो ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले पहले एशियन थे, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे यहाँ पे बहुत सारी मैंने इंपॉर्टेंट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ कुछ मैं आपको ऊपर ऊपर बता देती हूँ कि इन्होंने 1867 में ना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया था, और 1886 में ये देखो 1886 में, 1893 में, 906 में ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ये सारे याद रखेंगे। और इनकी मैं बुक की बात करी थी ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और कुछ है क्या यहाँ पे? यहाँ पे देखो और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि अभी 2022 का, 22 नहीं 23 का जो सीजीएल का एग्जाम था ना, उसमें सिर्फ एक लाइन में पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी क्या थे, तो सीधा सा हमें लिखना था बिजनेसमैन थे, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शंस वगैरह दिए थे, तो हमें सीधा सीधा बिजनेसमैन लिखना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड सारे ही एडिशनल
एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक एक जो फेमस पर्सनैलिटी होता है ना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे ही राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? 2024 में, 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? तो देखो, बहुत दुख की बात है कि आज भी इसकी रैंक 126 है, क्योंकि देखो 2023 में इसकी जो रैंक थी 126 है, ठीक है, और 2024 में इसकी रैंक फिर से 126 ही है। यानी कि हमारी खुशी में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले साल भी हम इस 126 पे थे, इस बार भी हम 126 पे हैं। और टोटल इसको ना देखो काउंट किया गया है 143 कंट्रीज में से, 143 में से हम 126 पे आ रहे हैं। यानी कि खुशी का लेवल इतना अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं, इंडिया में इतना क्राइम होता है, इतनी सारी न्यूज़ेस वगैरह आती है, लोग खुश नहीं हैं। तो हमें थोड़ा सा तरक्की करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, ठीक है। और चलो, हमने यहाँ पे ये देखो 2023 और 2024 याद रखना इजी है, क्योंकि 126 प्लेस पे अब भी है और पहले भी 126 प्लेस पे था। अब देखो टॉप पर क्या है, कौन सा कंट्री है? तो टॉप पर है ये हमारा फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड टॉप पर है। और देखो, ये जो फिनलैंड है लगातार 7वें साल ये टॉप पर आया है, 7 सालों से ये टॉप पर ही था और इस बार भी ये टॉप पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे, फर्स्ट कंट्री याद रखेंगे और इंडिया की रैंकिंग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वाइंड स्पीड? कौन सा इंस्ट्रूमेंट वाइंड स्पीड को मेजर करता है? तो ये करता है एनीमोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा है ना इमेज, ये इसको कहते हैं हम एनीमोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्टियस डिसीज? कौन सा इसमें से एक इन्फेक्टेड डिसीज नहीं है? ऑप्शन में देखो हमारे पास है डेंगू, स्कर्वी, टाइफॉइड, वूफिंग कफ। देखो हमसे पूछा गया नॉट एन इन्फेक्टियस डिसीज, तो स्कर्वी हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि स्कर्वी किसी इन्फेक्टेड डिसीज की वजह से नहीं होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी, जो भी पर्सन विटामिन सी कम लेता है या खट्टी चीजें नहीं खाता, तो उनको ये चीजें हो सकती है स्कर्वी, ठीक है। तो हमें बताना था कि कौन सा इन्फेक्टेड डिसीज नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 स्कर्वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? देखो, बेकिंग सोडा का हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 NaHCO3। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा ना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। NaHCO3, देखो जब हम ये देख रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। और इसमें देखो, ये N, ये H, ये C और ये O। N क्या होता है? तो N हमारा होता है नेट्रियम, ठीक है। नेट्रियम, इसको और क्या बोला जाता है? इसको सोडियम भी बोला जाता है, ठीक है। सोडियम वर्ड याद रखेंगे, इसको सोडियम कहा जाता है। और H हमारा होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। C होता है हमारा कार्बन, और O होता है हमारा ऑक्सीजन। तो देखो याद रखना इजी है ना, नेट्रियम मीन्स सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये सारा ही इसका एक तरह से पूरा नाम हो जाएगा। और बेसिकली जो हमारा ये है ना बेकिंग सोडा, इसका यूज किया जाता है खाना बनाने में और ईस्ट बनाने में। ईस्ट समझते हैं ना, खाना बनाने में, ईस्ट बनाने में, ईस्ट जिसको कि हिंदी में हम कह सकते हैं ना खमीर। जैसे आपने डोसा वगैरह में देखा होगा, उसको एक रात के लिए छोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें उसमें ईस्ट की नीड होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा याद रखेंगे, फॉर्मूला भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड टू कंकरेंट सब्जेक्ट रिमेन विद? जो हमारा एग्जीक्यूटिव पावर का जो होता है ना, वो देखो यहाँ पे बेसिकली बात हो गई है ना कंकरेंट सब्जेक्ट की, कि जो हम कंकरेंट सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट आप समझते हैं ना, समवर्ती सूची।
तो जो समवर्ती सूची में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो किसके पास होती है, तो वो होती है हमारे सेंटर के पास में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कंकरेंट लिस्ट से आप याद रखेंगे जो समवर्ती सूची है इससे, कि इसको ना ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। और टोटल कंकरेंट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें आते हैं टोटल 52 सब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देखो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इनकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी टाइप्स द एग्रीकल्चरल लैंड वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग अकबर से। जब अकबर का शासनकाल था ना, उस टाइम में जो एग्रीकल्चरल लैंड था ना सॉरी, वो कितने टाइप्स में डिवाइड था, तो देखो ये 4 टाइप्स में डिवाइड था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे इसको। अब देखो 4 टाइप में डिवाइड तो था, ये 4 टाइप्स के नेम क्या है, देखो मैं बता देती हूँ, याद रखना है आपको। ये पोलज, परोती, चाचर, बंजर, याद रखेंगे। पोलज, परोती, चाचर, बंजर, ये जो चारों चारों तरह के जो लैंड है ना, ये संबंधित हो जाएंगे अकबर के शासनकाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन होल्ड हिज ऑफिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश। देखो बात हो रही है सीएजी की। सीएजी जो है अपने पोस्ट पे कितनी एज तक रह सकता है, देखो ऑप्शन में हमको दिख रहा है 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 6 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ना 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन होता है 6 ईयर्स का, और दूसरा कंडीशन होता है 65 ईयर्स का। देखो जो सीएजी होता है ना, वो मैक्सिमम 6 ईयर्स तक अपने पोस्ट पे रह सकता है, या फिर 65 ईयर्स तक, दोनों में से जो भी कैटेगरी पहले पूरी हो जाए। अगर उसने 6 साल पूरे कर लिए हैं अपने काम के, पर 65 ईयर्स नहीं है, तो ये कैटेगरी भी चलेगी। या फिर उसके 65 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं पर 6 साल कंप्लीट नहीं हुए, जैसे कि सिर्फ उसने 2 ही साल कंप्लीट किए हैं, तो भी वो इसी एज तक रहेगा, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी समझ में आ गई, 6 साल या फिर 65 ईयर्स तक, ठीक है। और सीएजी हमारा ये आता है आर्टिकल 148 में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा 148 आर्टिकल, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड फातिमा बीबी द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया बिलोंग। जो फातिमा बीबी है, जो कि हमारी वुमेन में फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज थी इंडिया में, तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी, तो देखो ये बिलोंग करती थी केरल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैसाखी फेस्टिवल इज मेजरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ डैश एंड डैश। देखो बैसाखी फेस्टिवल है ना, इसको बेसिकली यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द दाचीगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। देखो दाचीगाम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 3 में हमको जम्मू कश्मीर दिख रहा है, और ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो 20 क्वेश्चन की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। आपको ये सीरीज कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।